सभी लोगों को जगाना होगा, इन सभी लोगों को इकट्ठा करना होगा, जोड़ना होगा। जब हम सभी लोगों को जगाएंगे, जोड़ेंगे, अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 31% से देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो हम 85% लोग हैं। 85% लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा और शक्ति का निर्माण करना होगा, शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। तो 85% के अगर 30% लोग हम इकट्ठा कर लेते हैं, अगर हम 30% लोग भारत में इकट्ठा कर लेते हैं, तो 31% से अगर भाजपा के लोग प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो 30% से हम भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से बहस करते हैं कि 85% लोग कब इकट्ठा होंगे। उनको यह समझ में ही नहीं आता कि 100% लोगों के इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। अगर 90% लोग इकट्ठा होते तो भी जरूरत नहीं है, 80% की जरूरत नहीं है, 70 की जरूरत नहीं है, 60 की जरूरत नहीं है, 50 की जरूरत नहीं है, 40 की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 30% इकट्ठा हो जाते हैं तो आपका काम तमाम हो जाएगा। राजनीति में सत्ता पर कब्जा करने के लिए अगर आप जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं तो 15% बहुत हो गया। 130 करोड़ के 15% 20 करोड़ से ज्यादा होंगे। अगर 20 करोड़ लोग आंदोलन करने के लिए राजी हो जाए तो जन आंदोलन हो जाएगा। राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए 30% और जन आंदोलन करने के लिए 15%। अगर आप ऐसा करते हो तो आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और ये परिवर्तन यात्रा अभी तो केवल 42 दिन की मैं निकाल रहा हूं और ये प्रायोगिक है, एक्सपेरिमेंटल है। अगले बार जो दूसरी यात्रा निकलेगी तो मैं 6 महीने तक सड़क पर रहूंगा, लगातार 6 महीने तक सड़क पर ही रहूंगा और 6 महीने का काम करने के बाद फिर 365 दिन रहूंगा। ये जद्दोजहद, ये अभियान जब तक हम अपने लोगों को जगाकर जोड़ने में कामयाब नहीं होते हैं और 6 लाख गांवों को भौगोलिक नेटवर्किंग के साथ जोड़ने का काम नहीं करते हैं, तब तक हम लोग न सत्ता पर काबिज हो सकते हैं न आजादी हासिल कर सकते हैं। एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा अहम है और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लोग इस बात को, इस काम को करने के लायक हैं। वो जो काम हम कर सकते हैं वो ये है कि हमें सोशल मीडिया खड़ा करने पर सबसे ज्यादा जोर लगाना चाहिए। अगर हम अपना सोशल मीडिया खड़ा कर लेते हैं, केवल 3 करोड़ लोगों का सोशल मीडिया खड़ा करते हैं, तो 15 करोड़ लोगों तक मैसेज चला जाएगा। 15 करोड़ लोगों तक आपकी खबर पहुंच जाएगी, आपका संदेश पहुंच जाएगा। अगर 15 करोड़ लोगों तक आपका मैसेज और आपका संदेश पहुंच जाएगा तो आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। इसे करना बहुत जरूरी है। इसे बहुत ज्यादा जोर लगाकर यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, जो तमाम लोगों को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने आप को सोशल मीडिया के लिए तैयार करो। हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, वामसेव के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा, ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सोशल मीडिया आने वाले 2022 तक 3 करोड़ लोगों का सोशल मीडिया खड़ा करने के काम में जुटे हुए हैं। अगर 2022 तक
हम 3 करोड़ लोगों का सोशल मीडिया खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं तो 22 के बाद फिर ज्यादा समय नहीं है। 2022 ज्यादा दूर नहीं है और 2022 के बाद 5-7 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर यहां कोई बूढ़े लोग हैं वो भी मरने वाले नहीं है, वो अपनी आंखों के सामने देखने वाले हैं। आओ हम उनको मरने में नहीं देंगे। अगर उनको उम्मीद हो जाएगी कि वो आजादी उनको जीवन में मिलेगी तो 2-4 साल और ऐसे ही जी लेगा, उम्मीद में जी लेगा। मैं आपको ये बात समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये काम किया जा सकता है। अगर सोशल मीडिया आप खड़ा कर सकते हो, केवल आपकी खबर लोगों तक पहुंचा सकते हो तो ये काम हो जाएगा। और 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, हम लोग जैसे अभी हमारे साथी मुर्मू साहब ने कहा कि 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासियों को बहुत सारा संविधान ने अधिकार दिया है और उसको अमल में लाने के लिए गवर्नर को बहुत सारे पावर दिए हैं, मगर गवर्नर ने उसको लागू नहीं किया। मेरे मन में सवाल आता है, गवर्नर ने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं है, हमारे पास प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है, हमारे पास सही और सच्चे नुमाइंदे चुनकर भेजने का अधिकार नहीं है। क्योंकि भारत के संविधान में जो ज्वाइंट टू लोक ट्रेड गांधी ने उपवास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर थोपा, ये जबरदस्ती से थोपा। इसीलिए मैं गांधी को शैतान मानता हूं। लोग कहते हैं ये गांधी महात्मा है, मगर मैं गांधी को शैतान मानता हूं। लोग कहते हैं उसको महात्मा है, मगर मैं नहीं मानता। क्योंकि जब वो आजादी का आंदोलन चला रहे थे तब हमारे हक और अधिकार छीनने के लिए उस आदमी ने उपवास किया और जबरदस्ती से हमारे लोगों के ऊपर पुनः पैक्ट थोपा। अब लाखों की संख्या में जो अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं, और अगर कोई मुझे ये कहे कि एक आदमी का नाम बताओ जिसकी वजह से ये अत्याचार हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसकी वजह से ये अत्याचार हो रहे हैं। क्योंकि उसने अगर हमारे प्रतिनिधित्व का अधिकार जो सेपरेट इलेक्टोरेट में 17 अगस्त 1932 को हमको हासिल हुआ था, अगर ये अधिकार खत्म करने के लिए गांधी ने उपवास नहीं किया होता तो आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं तो सारे देश भर में, हर राज्य में और सेंट्रल गवर्नमेंट में शासक वर्ग होते। जैसा बाबा साहब अंबेडकर ने कानपुर में ये बात कही थी, ऑन रिकॉर्ड कही थी, ये बात सही है। साथियों, दूसरी एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आज शेड्यूल कास्ट के लोगों को और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सारे देश भर में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज उनको जो संवैधानिक आरक्षण दिया गया था, जो एजुकेशन में आरक्षण दिया गया था, जो प्रोफेशनल एजुकेशन में आरक्षण दिया गया था, वो सारा खत्म कर दिया गया। जो नौकरियों में आरक्षण दिया गया था, वो आरक्षण 90 से खत्म किया गया। 90 में नरसिंह राव की सरकार थी। नरसिंह राव ने निजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया, निजीकरण ने आरक्षण समाप्त किया और ये समाप्त करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया। बहुत सारे लोग बीजेपी के लोगों को गाली देते हैं और आरएसएस के लोगों को केवल जिम्मेदार मानते हैं। बीजेपी के लोग तो बदमाश है ही है और आरएसएस के लोग तो बदमाश है ही है, मगर जो असली बदमाश है उसके बारे में हमारे लोग चुप रहते हैं। उसके बारे में आप लोगों को सतर्क होना चाहिए। ये तो सारा सत्यानाश कांग्रेस ने किया। अगर ये सत्यानाश कांग्रेस ने किया तो इसके बारे में भी आप बीजेपी को जिम्मेदार मानते हो, इसके बारे में भी आप आरएसएस को जिम्मेदार मानते हो। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 99 में, तो उन्होंने कुछ सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारियों को बुलाया और पूछा
कि यदि हम मुसलमानों के विरोध में कुछ करना चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं। तो अधिकारियों ने उनको कहा कि मुसलमानों के विरोध में कुछ करने के लिए बचा हुआ नहीं है। अटल बिहारी ने कहा, क्या कह रहे हो भाई, मुसलमानों के विरोध में कुछ करने के लिए बचा हुआ नहीं है, क्या कह रहे हो। कहा कि सारा कुछ तो कांग्रेस कर चुकी है, कांग्रेस ने बीजेपी को करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। 33% मुसलमान प्रशासन में थे, अब 2.5% है। तो क्या बीजेपी ये 2.5% भी खत्म करने का काम करेगी, क्या करेगी। और कांग्रेस ने हम आईएएस अधिकारी जो नौकरशाह हैं उन्हीं के माध्यम से तो करवाया ये काम, तो आपको करने के लिए बचा क्या है। मैं इसलिए ये बातें आपको बता रहा हूं, हमारे कुछ लोगों ने ये कहा कि 2 तारीख का जो भारत बंद था ये कांग्रेस और बीजेपी का प्रायोजित बंद था। कितने लोगों को पता है ये जो 2 तारीख का भारत बंद था ये कांग्रेस का और बीजेपी का दोनों को मिलाकर भारत बंद था। मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मेरे फेसबुक पर एक कांग्रेस के आदमी ने मैसेज भेजा कि दिल्ली में राहुल गांधी ने जो महाअधिवेशन किया था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, ये रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पास किया था, राहुल गांधी ने पास किया था। तो उसने कहा कि आपने इसका समर्थन किया था। हमने राहुल गांधी का और कांग्रेस का तो समर्थन नहीं किया था, हमने टेस्ट करने के लिए राहुल गांधी का कि आपने बैलेट पेपर पर चुनाव करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया, तो उसको लागू करने के लिए यदि राहुल गांधी आंदोलन करे तो हम आंदोलन में भारत मुक्ति मोर्चा, वामसेप, बहुजन क्रांति मोर्चा पूरी शक्ति के साथ सहभागी होगा आंदोलन में। मैं जानता था राहुल गांधी आंदोलन नहीं करेगा बैलेट पेपर के लिए, और राहुल गांधी ने आंदोलन तो छोड़ो, चुनाव आयोग को चिट्ठी तक नहीं लिखा। मगर उस आदमी ने मेरे पोस्ट में लिखा कि जब आपने राहुल गांधी को बैलेट पेपर के लिए समर्थन दिया तो आप 2 तारीख के बंद के लिए कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हो। हाँ भाई, संकेत बराबर है ना। ये हमारे लोग सोशल मीडिया देखते हैं मेरा, ये मेरे रिकॉर्ड में है। मैं जब हरियाणा में गया तो वहां नाम के साथ हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के जिला स्तर पर जो अनुसूचित जाति के जनजाति के जो सेल है, वो सेल के लोग कांग्रेस के बीजेपी के इसके विरोध में प्रचार कर रहे थे, और हमारे जो आम आदमी है उनको आंदोलन के लिए सहभागी कराने के लिए, शामिल करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वहां के हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने मुझे ये सारा नाम के साथ बताया। फिर मैंने सारे देश भर में छानबीन करवाया तो हमारे कार्यकर्ताओं ने हर जगह से हमें रिपोर्ट दिया कि घर के बाहर कांग्रेस के जो लोग हैं और बीजेपी के लोग हैं, घर के बाहर निकलकर, झुंड में निकलकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सड़कों पर निकाल रहे थे। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोग ऐसा कैसे कर रहे थे। ये तो मानने वाली बात नहीं है। आप में से ऐसा सोच सकते हैं, राजनीति अगर सीधी चले तो राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति हमेशा टेढ़ी चलती है और सीधा समझना पड़ता है। राजनीति टेढ़ी चलती है, उसको समझना सीधा पड़ता है। तो हम लोगों को सीधा समझ में आता नहीं है, तो मैं आपको समझ में नहीं आता इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग, इसमें कांग्रेस के लोग 2 तारीख के आंदोलन के लिए हमारे लोगों को क्यों भड़का रहे थे। वो बीजेपी के विरोध में भड़का रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो कांग्रेस के लोगों का स्टेटमेंट था, अखबार में आज भी रिकॉर्ड में है, कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की,
इस कानून के समर्थन में पैरवी नहीं की, अच्छा वकील नहीं लगाया, आर्गुमेंट नहीं किया। इसका मतलब है कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने और वो कांग्रेस कह रही थी इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, जिले जिले के कार्यकर्ताओं को कहा कि लोगों को बीजेपी के विरोध में भड़काओ। तो एससी एसटी के लोगों को उन्होंने बीजेपी के विरोध में भड़काया। तो इसका मतलब सीधा सीधा था, ये पॉलिटिकल एजेंडा था कांग्रेस का। इसके पीछे क्या एजेंडा था कि एससी एसटी के लोग यदि बीजेपी के विरोध में आंदोलन करते हैं तो एससी एसटी के लोगों के अंदर बीजेपी के विरोध में शत्रु भाव पैदा होगा, राइवलरी पैदा होगी। अगर शत्रु भाव पैदा होगा, राइवलरी पैदा होगी, दुश्मनी भाव पैदा होगा, तो जब 19 में चुनाव आएगा तो एससी और एसटी के लोग सोचेंगे कि हमें हर हालत में बीजेपी को परास्त करना है, क्योंकि दुश्मनी का भाव पैदा हो गया, बीजेपी को परास्त करना है। तो जो लोग कांग्रेस को वोट भी नहीं देना चाहते एससी एसटी के, वो बोलेंगे कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हरवाएगा हम उसी को वोट देंगे। जो एससी एसटी का आदमी कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहता, जब उसके अंदर राइवलरी का भाव पैदा होगा, दुश्मनी का भाव पैदा होगा, तो वो 19 के चुनाव में बीजेपी को हरवाने के लिए कांग्रेस को वोट देने का सोचेगा। और अगर कांग्रेस को वोट देने का सोचेगा तो तुम जो आंदोलन चला रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे आंदोलन का क्या होगा? तुम्हारा राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, स्वाभिमानी आंदोलन, इसका क्या होगा? तुम जो लोगों को जागरण कर रहे हो वो आपको बोलेंगे मेश्राम जी इस बार माफ कर देना, इस बार बीजेपी को हमको परास्त करना है, इसलिए हम लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, अगली बार आपको देंगे, अब की बार बीजेपी को हरवाना है। आपको राजनीति समझा रहा हूं, इतना आसान तो नहीं है राजनीति समझना। ये जो शत्रुभाव डेवलप करने के लिए, राइवलरी डेवलप करने के लिए कांग्रेस ने अपना प्लान बनाया और हमारे लोगों को बीजेपी के विरोध में भड़काया, राइवलरी डेवलप किया। बीजेपी का क्या मकसद था? बीजेपी का मकसद था कि जब सारे अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग इकट्ठा होकर बड़ा आंदोलन करेंगे तो ओबीसी का ध्रुवीकरण बीजेपी के समर्थन में होगा। बीजेपी के अनुसूचित जाति के लोगों को उन्होंने कहा, जनजाति के लोगों ने कहा कि तुम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। वो भी मैदान में उतरे, वो मैदान में उतरवाया पार्टी ने। उसके पीछे ओबीसी का बीजेपी के समर्थन में ध्रुवीकरण करवाना मकसद था। इसका सबूत 10 तारीख को ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने भारत बंद का ऐलान किया और भारत बंद का ऐलान में कहा ओबीसी भी हमारे साथ है। जाओ सोशल मीडिया में, अभी भी रिकॉर्ड है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, वेरीफाई करो जो कह रहा हूं। ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने भारत बंद किया 10 अप्रैल को, 8 दिन के बाद। पहले उन्होंने माहौल गर्म बनवाया, 2 तारीख में हमारे कम से कम 13 लोगों को मारा। मारने के पीछे भी एक मकसद था कि जो लोग एट्रोसिटीज के एक्ट के ऊपर प्रतिकार कर रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं, स्वाभाविक है इसकी ओबीसी पर निगेटिव प्रतिक्रिया होगी, और निगेटिव प्रतिक्रिया होगी तो ओबीसी का ध्रुवीकरण बीजेपी के समर्थन में होगा। तो टेस्ट करने के लिए उन्होंने 10 तारीख का भारत बंद का ऐलान किया। जब भारत बंद का ऐलान किया तो वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा सारे देश भर में जो ओबीसी के अंदर जागरण किया गया, बहुत सारे ओबीसी के संगठन ने कहा हम 10 तारीख के बंद में शामिल नहीं है। उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है,
कौन से संगठन ने ऐसा किया, उसका रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री हमारे पास है। बबुआ बबुआ तो काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं साथियों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कांग्रेस ने आप लोगों का 2 तारीख को इस्तेमाल किया, आपके लोगों को मरवाया, और 19 में वोट भी डालोगे तो गधेपन की भी तो कोई हद होनी चाहिए ना। आदमी को गधा होना चाहिए, मगर गधेपन की कोई हद होनी चाहिए कि नहीं? अपने लोगों को मरवाने का काम किया। यह बात हमको पहले से मालूम थी ऐसा होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने उस आंदोलन में शिरकत नहीं की और हमारा अपना अभियान हमने 4 तारीख को घोषित किया। 4 तारीख को घोषित करने के बाद कांग्रेस के आदमी ने हमारे पोस्ट पर लिखा कि आपने बैलेट पेपर के लिए राहुल गांधी को समर्थन दिया था, तो आपने ये बंद के लिए समर्थन क्यों नहीं दिया? काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। अभी हमारे पास में जो सबूत मैंने बताए, वो ऐसे बहुत सारे सबूत सारे देश भर में है, और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, किताबी बातें नहीं है, अखबारी बातें। इसलिए साथियों, नेतृत्व विहीन अवस्था में आपका केवल इस्तेमाल हो सकता है। संगठन शक्ति के बगैर कोई मौलिक परिवर्तन होने वाला नहीं है। नेतृत्व के बगैर कोई मौलिक परिवर्तन होने वाला नहीं है। दुनिया में आज तक नहीं हुआ, ना आगे होगा। संगठित शक्ति के अभाव में आपका इस्तेमाल हो सकता है, बहुत बार हुआ, 2 तारीख को भी हुआ, 10 तारीख को भी ओबीसी का इस्तेमाल करने का प्लान था। जब 10 तारीख को ओबीसी के लोगों ने विरोध किया, समर्थन नहीं दिया, तो बीजेपी के लोगों को मालूम हो गया ओबीसी का समर्थन नहीं है। जब समर्थन नहीं है ये मालूम हुआ, तब नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय किया। तब उनको लगा कि अब ये गुस्सा ठंडा करना होगा, नहीं तो उन्होंने प्लान बनाया था SC ST वर्सेस ओबीसी, इन लोगों का झगड़ा लगाया जाए। तो इसलिए साथियों, ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन बातों को हम लोगों को समझना होगा, और समझकर हम लोगों को अपने इस्तेमाल को रोकना होगा। तो ये तभी संभव है जब हम अपना संगठन बनाए, संगठन को मजबूत करें, अपने नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला और गांव स्तर तक मजबूत करने का काम करें। तभी जाकर हम अपने लोगों को, अपने समाज को दिशा दे सकते हैं, गाइडेंस कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा करना होगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। ये बात आप लोगों को गांठ बांधनी होगी। हाँ, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, इसके लिए समय लगने वाला है। आपके पास समय है नहीं, आपके पास जल्दबाजी है, जल्दबाजी से केवल इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को जल्दबाजी से, मैं 41 साल से काम कर रहा हूं, जल्दबाजी कर रहा होता तो इतनी बड़ी ताकत आज, जो हमारी आज इतनी बड़ी शक्ति और इतना बड़ा ताकत जो पैदा हुई है, ये पेशेंस से हमने पैदा की है। और आने वाले 10 साल में बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी ताकत पैदा होगी, जिसके बलबूते पर हम लोग आने वाले समय में अपना मकसद और अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपका साथ सहयोग चाहिए। मुझे आशा है आप साथ सहयोग करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।